वेलकम टू विधि वैद्य अगेन। इस वीडियो के अंदर हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो देखा था वो गुस्टाफ्सन मेथड के बारे में देखा था, जिसके अंदर 6 स्टेप्स होती है कैसे आप गुस्टाफ्सन मेथड से एज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज आपको उसके अंदर लेने होते हैं, कंसिडर करने होते हैं, और किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चीज के बारे में हमने बात करी थी, क्या एज ग्रुप का डिफरेंशिएशन होता है, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट मेथड हम एज आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं, वो है बॉयडीज मेथड। बॉयडीज मेथड क्या होता है ना, इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्रॉस स्टाइलेशंस डेवलप इन इनेमल ऑफ टीथ, मतलब जो टीथ का इनेमल वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि जो अपर पार्ट होता है टीथ का, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, अ, उसको हम इनेमल, वो इनेमल से कवर्ड होता है, और जो मतलब क्राउन वाला पार्ट जो है, और कोई भी टर्म यूज करी जा सकती है, तो आपको उस चीज के लिए मेक श्योर रहना है हमेशा कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। रूट वाला पार्ट जो है वो सिमेंटम से कवर होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो नाउ जो हमारा क्राउन वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल की बात हो रही है तो क्राउन की ही बात हो रही है। ये चीज आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए एकदम से, जब आप क्वेश्चन देखेंगे वहां कंफ्यूज हो गए तो -1 + 1 में ही आपका आंसर गलत चला जाएगा। इसलिए आपको जो कंफर्मेशन होना चाहिए आंसर का, वो 100% श्योर होना चाहिए। तो टिल द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ एनिमल, मतलब कि जो क्रॉस स्ट्राइएशंस डेवलप होते हैं इनेमल पे, जब तक कि इनेमल का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक क्रॉस स्ट्राइएशंस डेवलप होते हैं, उससे कि हम एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बर्डिस मेथड में। द रिप्रेजेंट डेली इंक्रीमेंटल लाइंस। डेली नई नई इंक्रीमेंटल लाइंस जो है, इंक्रीमेंटल लाइंस मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप समझ लीजिए ऐसी लाइंस जो हमको नेकेड आई से तो नहीं दिख रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप एज, दिन के हिसाब से एज इंक्रीज हो रही है आपकी, उस हिसाब से आपका जो इनेबल वाला पार्ट है उस पे इंक्रीमेंटल लाइंस लाइंस फॉर्मेशन हो रही है। वो लाइंस के फॉर्मेशन से इसको हम, जो लाइंस फॉर्मेशन हो रही है इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, जैसे कि ये बहुत ही इजीली आपको आप काउंट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द एज ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डेज बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम नियोनेटल लाइन ऑनवर्ड। ठीक है, नियोनेटल लाइन सबसे पहली लाइन हो गई, उससे आप जो लाइंस इंक्रीज होती जा रही है उन लाइंस को काउंट करने के बाद आप उसका एक एज ग्रुप बता सकते हैं कि ये किस एज ग्रुप का पर्सन होगा। नियोनेटल लाइंस इज फॉर्म्ड वेरी सून आफ्टर बर्थ। नियोनेटल लाइन जो है वो बर्थ के जस्ट आफ्टर सम टाइम में ही हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। आफ्टर बर्थ के आफ्टर सम टाइम में जो लाइन बन रही है उसको नियोनेटल लाइन कहते हैं। कैन बी सीन इन अबाउट 3 वीक्स। कितना टाइम पीरियड है, 3 वीक्स में। और बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विद इन 1 to 2 days आफ्टर बर्थ। ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते हैं, टेम्सेम से देख सकते हैं, विद इन 1 to 2 days आफ्टर बर्थ, बर्थ के 1-2 दिन बाद ही। इट इज यूजफुल टू एस्टिमेट द एज ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट। अगर कोई इन्फेंट की डेथ हमको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि मास डिजास्टर का केस हो गया, अर्थक्वेक का केस हो गया, सुनामी का हो गया, ज्यादातर ये हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं इनके अंदर आपको नियोनेटल्स की जो होते हैं, या फिर आप इन्फेंट का एज ग्रुप पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा चीजें डेवलप नहीं है, तो आप हर चीज से तो पता नहीं कर सकते। इसलिए कुछ ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं। तो दैट इज वन पॉइंट, दैट इज टूथ से पता कर सकते हैं बॉयडीज मेथड का यूज करके। स्टेक्स मेथड क्या होता है, स्टेक इन्वॉल्व अ मेथड टू नो द एज ऑफ इन्फेंट फ्रॉम द वेट एंड हाइट ऑफ इरप्टिंग टीथ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, स्टैक के अंदर क्या हो रहा है, हम वेट और हाइट की बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर टूथ है उसका कितना वेट है और कितना हाइट का वो टूथ डेवलप हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअलिटी फाइंड कर रहे हैं या एज फाइंड कर रहे हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ऑन बोथ डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ ड्यूरिंग द इरप्शन फेज। ठीक है, हम डेसिडियस टीथ में, मतलब जो हमारे टेम्परेरी टीथ है उन पे भी, और परमानेंट टीथ पे भी हम सेम चीज कर सकते हैं। दोनों पे हम स्टैक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। Now, next topic is growth in individual bones, ossification of bones. Ossification of bone एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एज को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जो आपने टीथ की बात करा आपने, तो आप जब एडल्ट हो जाते हैं या आप एडल्ट के बाद वाली एज ग्रुप में जाते हैं, तब आपका जो टीथ का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। इसीलिए जब हम टीथ से आइडेंटिफाई करते हैं इसका, तो हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, हमको एक रेंज में बात करना होगा। सिर्फ हम नियोनेटल इन्फेंट्स या एडल्ट एडोलेसेंट्स के पहले पहले वाली जो एज होती है उस तक हम आप फिर भी कुछ परसेंट तक क्लियरिटी दे सकते हैं अपने आंसर का। बट उससे ज्यादा अगर एज ग्रुप बढ़ जाता है तो आप इतना क्लियर आंसर नहीं दे सकते कि वो जो पर्टिकुलर एविडेंस है वो किस एज ग्रुप के पर्सन का होगा।
इसीलिए हम ओसिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि ओसिफिकेशन जो प्रोसेस है वो बर्थ से शुरू होता है और वो 50-60 ईयर्स तक चलता है। मतलब जो इंसान एक ह्यूमन लाइफ का जो पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, नियरली उस लाइफ स्पैन तक वो चीज चलती है। आज के जमाने में वैसे भी 50-60 से ज्यादा कोई नहीं जीता। तो 50-60 से ज्यादा वाले उसके बाद तो फिर आप स्केलेटन एनालिसिस करते हैं। तब तक का अगर आपको करना है तो आप ओसिफिकेशन ऑफ बोन से कर सकते हैं। अब ओसिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर क्या है? ओसिफिकेशन क्या होता है? जुड़ना। दो बोन है, these are the two bones. अब how the bones are connected to each other with the help of cartilages, with the help of material, jelly like material, translucent material से ये attach होता है। So how they attach, at what part they are connected, and at what age group they are joined to each other, ये चीज हम पढ़ते हैं ओसिफिकेशन के अंदर। ओसिफिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता भी होगा, जब कोई भी अ, बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी बोन्स होती है, अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं तो। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर 206 बोन्स होती है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो मल्टीपल बोन्स थी, ज्यादा बोन्स थी, वो एक दूसरे से ज्वाइन हो गई, कंबाइन हो गई, अटैच हो गई। अटैच होकर के उन्होंने सिंगल सिंगल बोन्स का प्रिपरेशन कर लिया। तो इसीलिए वो जो क्वांटिटी थी वो 800 से 206 तक पहुंच जाती है। ये चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि 806 बर्थ के टाइम पे होती है। देन बीच में हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो 450 तक भी पहुंच जाती है, और फिर 200 तक पहुंच जाती है एडल्ट स्केलेटन में। दिस शोज दैट 600 सेंटर्स ऑफ बोन ग्रोथ हैव डिसअपियर्ड। ये क्या बताता है? 806 से 206 आया, इसका मतलब जो 600 बोन्स का ग्रोथ था वो डिसअपियर हो गया। अब जो मल्टीपल बोन्स थी वो सिंगल सिंगल बोन में कन्वर्ट हो गई हैं। दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। दे हैव यूनाइटेड विद एडजेसेंट सेंटर्स टू फॉर्म एडल्ट बोन। ठीक है, उसने एडल्ट बोन बना ली, बोन बना ली। उन बोन्स ने कंबाइन होकर के द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस एंड यूनियन, जो प्रोसेस है अपीयरेंस और यूनियन का, इज अ सीक्वेंस इन टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है बोन्स अटैच होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है हर एक बोन का अटैच होने का। इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, बट द रेंज इज सेम। As a rule, ossification begins centrally in an epiphysis and spread peripherally as it gets bigger. ठीक है, जो ossification शुरू होता है वो सेंट्रली वाले पार्ट से होता है, देन वो धीरे धीरे कर करके पेरिफेरली, मतलब जो बॉर्डर्स वाला पार्ट होता है उस पे जाता है। एट द फर्स्ट इट इज एंटायरली अमॉर्फस, राउंडेड एंड पिन हेडेड साइज, छोटे साइज के होते हैं। As it grows, it takes on the osteological details of bones. धीरे धीरे करके वो osteological details जो होती है bone की, उसके बारे में बात करने लगते हैं, उसके बारे में वो वाली ग्रोथ होने लगती है। Some bones are ossified from single center. Example carpus and tarsus. जो carpals जो अपनी ये हाथ वाली बोन्स होती हैं इनकी बात करते हैं, और टार्सल्स जो होती है वो लेग्स वाली बोन होती है। सेम जो स्मॉल स्मॉल बोन्स होती हैं उनकी बात हो रही है, तो वो सेंटर से स्टार्ट होती है। ओसिफिकेशन सेंटर इन कार्पल बोन्स अपीयर एज फॉलोज। कैपिटेट का जो, हाँ, कार्पल बोन्स की बात हो रही है तो कैपिटेट 2 to 3 months का होता है। हेमेट फर्स्ट ईयर, ट्राइक्यूट्रियम 3, ल्यूनेट 4, स्कैफोइड एंड ट्राइफोजोइड 5 एंड ट्रेपेजियम 6, पिसिफॉर्म 11। एट द एंड ऑफ 1 year, 2 कार्पल बोन्स आर सीन इन एक्सरे ऑफ रिस्ट। ठीक है, ये अलग अलग टाइम पीरियड पर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो कार्पल्स है वो ज्वाइन हो रही है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। बिटवीन 2 to 6 years, द नंबर ऑफ कार्पल बोन्स प्रेजेंट ऑन एक्सरे indicates approximate age in years. Most bones are ossified from several separate centers, one of which appears near the middle of future bone. This center is concerned with progressive ossification towards the bone end. In all such bones, their end are cartilaginous at birth. These terminal regions are ossified by separate centers, sometimes multiple. They are said to be secondary centers. उनको secondary centers भी कहा जाता है. Typically, a long bone such as tibia has become ossified through its shaft. टीबिया बोन है वो उसके शाफ्ट से, मतलब डायाफाइसिस वाले पार्ट से जो है ओसिफिकेशन स्टार्ट करती है एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर। वेर इज इट्स 2 एंड्स, धीरे धीरे करके उसके एंड्स एपिफाइसिस पे आती है। शाफ्ट जो बीच वाला पार्ट हो गया, और 2 एंड्स हो गए, वो हो गए एपिफाइसिस, अपर एंड, हेड और टेल वाला पार्ट। आर लेटर ossified by secondary centers, a layer of hyaline cartilage. Hyaline cartilage, epiphyseal plate. हाइलाइन कार्ट्रिज क्या होता है?
जो बोन है उस बोन में, जैसे आपने सुना होगा हेयर लाइन फ्रैक्चर, आपने सुना है, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है वो सिमिलर होता है हाई लाइन के। हेयर लाइन हाई लाइन इज द सेम थिंग। अब hairline highline means what is the meaning of these terms? So very thin crack or very thin attachment to some other thing, that is hairline or highline means like जो hairs होते हैं वो बहुत ही ज्यादा thin होते हैं, तो as per that this terms को बनाया गया है। Persists between the diaphysis and epiphysis, the bone increases in length at epiphyseal plate or disc until its final dimension are attained. The process of union of epiphysis and diaphysis is called fusion. जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस का यूनियन होता है उसको फ्यूजन कहा जाता है। यूनियन इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। यूनियन एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। ये वो धीरे धीरे कंप्लीट होता है, एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वो इवेंट नहीं है, प्रोसेस है। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, जो हाईलाइट मैंने नहीं किया हुआ है वो हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, बीच में वीडियो को रोक करके आप आराम से रीड कर सकते हैं। कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं तो रेसिप्रोकली कर्व्ड कॉमनली इन सच अ वे रेपिफिशियल फिट्स लाइक shallow cap over the convex end of shaft. There may be maturity imbalance between bones from different parts of same individual. सेम इंडिविजुअल में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड होता है बोन का ऑसिफिकेशन का। एज के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, एंकल, पेल्विस, स्कल शुड बी टेकन इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शंस। ठीक है, इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ अपर लिम्स द यूनियन ऑकर्स अर्लियर इन एल्बो joint and later at wrist. Head of humerus is the last long bone of epiphysis to unite. ठीक है, this is the important line। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और हो सकता है कि बना भी हो, मुझे कंफर्म नहीं है। हेड ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का हेड होता है वो सबसे आखिरी लॉन्ग बोन का पार्ट होता है जो एपिफाइसिस यूनाइट होता है। इन द लॉन्ग बोन ऑफ लोअर लिम्स द यूनियन ऑकर्स लेटर एट नी। अगर हम लोअर लिम्स की बात करते हैं तो नी का जो जॉइंट है वो सबसे आखिरी में होता है एंड अर्लियर एट द hip and ankle joint. The epiphyseal lines on long bones of young individual appear as circular grooves. Circular grooves की तरह होता है around the end of bone, bone के end पे, मतलब राउंड शेप का होता है, जैसे कि आप इधर वाली इमेज में देख सकते हैं, जो राइट साइड पर इधर इमेज बनी हुई है, इस तरीके से होता है। थोड़ा सा राउंड शेप है, जैसे कि आप नी जॉइंट को देखते हैं, आप फीमर का अपर पार्ट देखते हैं तो वो थोड़ा राउंड शेप का होता है, क्योंकि वहां पे नी से अटैच होने वाला सिचुएशन आता है, तो इसीलिए वहां पे नी को पूरा टर्न होने की जगह चाहिए, इसीलिए ऐसा होता है, वरना हम बैठ उठ नहीं पाएंगे अगर नी का जॉइंट जो है वो राउंड नहीं होगा तो। हाँ, नाउ मल्टीपल क्राइटेरियाज ऑफ स्केलेटल एज शुड बी एम्प्लॉयड वेन एवर पॉसिबल। एक क्राइटेरिया से आप किसी का एज पता नहीं करेंगे, आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज का यूज करना होता है। नाउ ये डायग्राम से समझने वाली चीज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, वरना बहुत ज्यादा मिक्सचर हो जाएगा इन चीजों से। इसके अलावा नीचे क्या दिया हुआ है, डायग्राम्स, ये सारे डायग्राम्स हम एक सिंगल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाए कि हर एक डायग्राम का क्या स्पेसिफिकेशन है। डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली एग्जाम में क्लिक भी होगा कि कैसे आपको जवाब देना है, कैसे आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कहाँ क्या सही जवाब होगा उसका। क्योंकि ये जितनी भी सारी आप यहाँ पे एज ग्रुप देख रहे हैं, दिस इज वेरी मच कंफ्यूजिंग थिंग, और इससे क्वेश्चन जरूर बन के आता है। एक ना एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होगा, या मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में होगा, या मल्टीपल मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में होगा, जरूर आएगा। इसीलिए आपको ये चीज तो बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, तो मैं इसको शांति से नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। इतना इस वीडियो के अंदर रखते हैं। बीच बीच में अगर आपको कुछ लगा है ऐसा जो आपको खुद से रीड करना चाहिए, तो वो वीडियो स्टॉप करके आप रीड कर सकते हैं। नाउ एक्सरेज वगैरह भी इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि हम एक्सरे से कैसे पता कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी लिखा है, इन रेडियोग्राफ्स ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स वन और मोर ट्रांसवर्स लाइंस आर ऑफन ऑब्जर्व्ड एट द डाइफिशियल एंड्स। ठीक है, कुछ और ट्रांसवर्स लाइंस भी दिख सकती है, दिस इज थ्रू टू बी एविडेंस ऑफ ग्रोथ डिस्टर्बेंस। सर्व कर्व रिकेट्स आर रेयर कॉल्ड स्कैर ऑफ अरेस्ट ग्रोथ। ठीक है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, स्कैर्स ऑफ अरेस्ट ग्रोथ, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नाउ सिम्फाइसिस प्यूबिसिस से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।